जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी जो निकला हुआ है जीडीएस का, उसके बारे में। ये जो वैकेंसीज है ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसीज है। इसके बारे में ऑलरेडी आप जान चुके होंगे। इसके अंदर दो पोस्ट निकला हुआ है, एक है बीएमपी और एक है एबीएमपी, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। और दूसरा जो वैकेंसीज है वो वैकेंसीज है डाक सेवक का, ठीक है ना। आज हम लोग बात क्या करेंगे, आज बात करेंगे हम लोग इसका जो फुल सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे कि सिलेक्शन होता कैसे है और इसको सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सेफ जोन कौन सा है। अगर आपका 92% के नीचे नीचे आपका मार्क्स है 10th में, तो आपको कहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है डेंजर जोन, अगर आप किस जोन में अप्लाई कर रहे हैं वो क्या डेंजर जोन के अंदर आता है या नहीं आता है। आज क्या करेंगे फुल्ली इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, 100% श्योरिटी है कि आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा कि हमें कहां कहां अप्लाई करना है, कहां अप्लाई नहीं करना है, और अप्लाई करने का जो सही प्रोसेस क्या है ये भी, और इसके अंदर सिलेक्शन कैसे होगा ये भी हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जानने से पहले हम लोग बात करते हैं एक छोटा सा पॉइंट्स के ऊपर। क्या है, असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। दोस्तों कभी भी को असंभव मत सोचिए, हर काम संभव है, लेकिन इसके अंदर क्या चाहिए, बुद्धिमान और बहादुर यानी हिम्मत चाहिए उस काम को ग्रैब करने के लिए, उस काम को सफल बनाने के लिए। तो सबके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले छोटा सा बात कर लेते हैं। क्या है, देखो ये पोस्ट ऑफिस की ऑफिस से जीडीएस का ये वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इसके इंडियन पोस्ट है ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद पोस्ट का नाम आपको ऑलरेडी पता है, बीपीएम और एबीपीएम, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और क्या है डाक सेवक। दो पोस्ट निकला हुआ है। उसके बाद टोटल वैकेंसीज जो है वो काफी बड़ा है अपने आप में, ठीक है ना। इनमें से मैं भी हो सकता है आपका एक पोस्ट हो। क्या है, 44,228, कम नहीं है, बहुत बड़ा, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट जो रखा गया है क्या है, 18 से लेकर 40 तक रखा गया है। ओबीसी और एसटीएससी जो 5 साल का छूट मिलता है वो आपको मिलेगा। एप्लीकेशन डेट यानी कब से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कब से कर सकते हैं, देखो ये 15/7 से चालू है, 5 अगस्त तक, टाइम अभी काफी बाकी है, ठीक है ना। आप इसको क्या कीजिए 100% अप्लाई करिए, लेकिन अप्लाई कहां करना है ये आप देखकर उसके बाद अप्लाई आप क्या कीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस का बात हम लोग इसके बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कैसे कैसे सिलेक्शन होता है इसका। उसके बाद क्वालिफिकेशन का बात करें, ये सिर्फ कितना है, ये आपका 10th पास है। उसके बाद फीस जो लगेगा वो क्या है 100 रुपीज लेगा। सैलरी का बात करें, ये देखो ये जो सैलरी है 12,000 से लेकर 29,328, ये क्या है ब्रांच पोस्ट मास्टर का है, और डाक सेवक का जो है वो 10,000 से लेकर 24,470 रुपए तक है, ठीक है ना। ठीक है, कम नहीं है, ठीक है ना, बहुत अच्छा है अगर आपका ये सिलेक्शन हो जाए तो, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं कि पोस्ट कहां कहां पर कितना है। देखो ये 44,228 ये तो है 44,228, लेकिन ये कहां कहां पर ये पोस्ट निकला हुआ है, ये सारे के सारे डिटेल दिया हुआ है यहां से लेकर इतना कि कौन सा जगह में कहां कहां पोस्ट, कितना पोस्ट है। देखो सबसे पोस्ट अगर बात करें ना, ये 4,000 ये वाला पोस्ट है, ये यूपी के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है ना। ये जोन वाइज ये क्या लिया हुआ है, इसके अंदर लैंग्वेज क्या चाहिए, इसके अंदर पूरा का पूरा दिया हुआ है। ये आपका सिटी नेम, सिटी कोड ये हो गया, कहां कहां का कितना है और किसके लिए कितना वैकेंसी है, एसटीएससी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, इसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, ये पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है। और ये है आपका 44,228 पोस्ट का लिस्ट, ठीक है ना। अब बात हम लोग करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, देखो ये गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन है उसका, किसका है, ये है पोस्टल डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है, ठीक है ना। ये रिलीज हुआ था, जुलाई में रिलीज हो गया था। चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना। 10th पास है, 10th पास में क्या है, इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं होता है, ये आपको भी पता है, एग्जाम कुछ नहीं होता है, एग्जाम बिना एग्जाम के ये सिलेक्शन होता है उसका। तो उसको प्रोसेस कैसा किया जाता है, देखो सबसे पहले इसके अंदर एक लिखा हुआ है छोटा सा कि द एप्लीकेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेट मेरिट लिस्ट। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर ये सिस्टम रिलेटेड, सिस्टम क्या करता है, इसको जनरेट करता है,
कोई इंसान बैठकर आपका मार्कशीट चेक नहीं करेगा, आपका मार्क्स चेक नहीं करेगा और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता है। कैसे किया जाता है? ये किसके ऊपर? पूरा के पूरा सिस्टम जनरेटेड है। अब सिस्टम को जो अपडेट मिलेगा वो क्या करेगा? वही आउटपुट निकालेगा। इनपुट जो डालेंगे वही आउटपुट वो निकालेगा। तो सिस्टम के अंदर डला हुआ है कि जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क है, जिसका एज लिमिट ये फैक्टर डाला हुआ है, उसी के हिसाब से आपको क्या करना है? शॉर्ट लिस्टेड करना है। तो ये सिस्टम के ऊपर माइंड में डाला हुआ है, तो उसी के बेस पर कोई कहता है वो मेरिट लिस्ट निकलता है। तो इसका मतलब इससे हमें ये पता होना चाहिए, इससे हमें ये पता चल गया कि आपको सही ढंग से जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, सही ढंग से आपको क्या करना है? फॉर्म फिलअप करना है। और किस जोन में करना है ये मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि कुछ जोन है जो डेंजर जोन में है। आपका मार्क अगर कम है, आपको उस जोन में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये ऑल इंडिया बेसिस लगभग वैकेंसीज है। आप किसी जगह में भी पोस्ट हो जाए, आपका पोस्टिंग हो जाए, उसमें क्या हो जाएगा? आप किसी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्षेत्रीय नॉलेज मतलब भाषा का नॉलेज होना चाहिए, जिस भाषा में उस जगह का काम हो रहा है। उसके अंदर अभी लिस्ट हम लोग देखे थे ना, इस लिस्ट के अंदर सब कुछ दिया हुआ है कि कौन सा लिस्ट में क्या क्या भाषा चाहिए। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, इसमें देखो लैंग्वेज नेम लिखा हुआ है। तो लैंग्वेज नेम, ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में आपको वो लैंग्वेज आना चाहिए जहां के लिए आप क्या करेंगे? फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब बात होता है कि उसके बाद क्या होगा? देखो उसके बाद जो लिखा हुआ है, दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑफ 10 कन्वर्जन ग्रेड पॉइंट। अच्छा, अब क्या होता है कि जो मार्क्स आपने कहा, जो एप्लीकेशन अप्लाई करते समय आप डाले थे, उसी के मार्क्स के हिसाब से क्या होगा? वो शॉर्ट लिस्टेड करेगा। अब बात होता है कि कभी कभी किसी स्टेट में क्या होता है कि ग्रेड के हिसाब से चलता है, ग्रेड के हिसाब से चलता है ना, ए प्लस ए, बी प्लस बी, इसी ढंग का ग्रेड चलता है बहुत जगह स्टेट में। जहाँ कहीं कहीं जगह में परसेंटेज नहीं दिया जाता है, नंबर नहीं दिया जाता है, ग्रेड के हिसाब से है। तो उस ग्रेड के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? हमें वहां पर मार्क्स डालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मार्क्स चाहिए। कहां पर? जहां पर सिस्टम जनरेटेड है वहां पर मार्क्स चाहिए कि आपको कितना परसेंट नंबर मिला है, कितना नंबर मिला है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है ना? वो कैसे कैलकुलेट होगा? मान लीजिए आपको ग्रेड मिला हुआ है, ये 1 ग्रेड मिला हुआ है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये भी लास्ट में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? देखो ये वाला दिया हुआ है। अगर आपको ये 1 मान लीजिए कि आपको मिला है, ठीक है ना? अब इसका मतलब ग्रेड पॉइंट या तो कहीं मिला है ग्रेड पॉइंट 10 या A1, तो A1 का मतलब होता है ग्रेड पॉइंट 10। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको क्या कीजिएगा? इसको आप क्या कीजिएगा? 9.5 से क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? आपका पॉइंट निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। इसको क्या करना है? आपको फिलअप करना है। कहां पर? जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको ये फिलअप करना है। बात समझ में आ गया ना? जैसे ये है, ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं, इसका मतलब आप किसी कैंडिडेट को मिला है ये 1, तो इसका मतलब उसको कैलकुलेट क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई 9.5, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 95.0%। बात समझ में आना? इसी ढंग से आपको क्या करना है? परसेंट निकालना पड़ेगा। किसी को A2 मिला है, किसी को B1 मिला है, किसी को B2 मिला है, ये जो मिला है ना ग्रेड, इसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। फिर क्या होगा? सिस्टम क्या करेगा? इसी के अकॉर्डिंगली क्या करेगा? वो क्या करेगा? शॉर्ट लिस्टेड निकालेगा। ठीक है ना? अब आप सोच रहे हैं कि इसमें कितना परसेंट में कट ऑफ जाएगा, कितना परसेंट में सिलेक्ट होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा जोन सेफ है और कौन सा जोन अनसेफ है, यानी डेंजर जोन में है, आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना? अब अगर बात उसी के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर आप सेफ जोन का बात करें। देखो सेफ जोन का मतलब क्या हो गया? आपका अगर परसेंटेज 92% के नीचे है तो आपको कहाँ अप्लाई करना है? आप किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, किसी भी स्टेट को हो सकते हैं, लेकिन क्या है इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया है क्षेत्रीय भाषा का, उसी भाषा के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि गुजरात है, अब गुजरात में क्या होना चाहिए? गुजराती भाषा आना चाहिए उस जगह के लिए। अगर आपका 92% से नीचे मार्क्स है, आप क्या कीजिए? ये जो स्टेट दिया हुआ है ना, 3 स्टेट, इस 3 स्टेट के अंदर आपको क्या कीजिए? अप्लाई कीजिएगा। कहाँ का? गुजरात में कर सकते हैं, क्योंकि इसका कट ऑफ 92 से नीचे जाता है। अगर 92% तक है आप इसके अंदर कर सकते हैं, ये सेफ जोन है, इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है। असम में, ठीक है, असमीज आना चाहिए, बंगला आना चाहिए, किसी किसी जगह में बंगला भी मंगा हुआ है, उड़ीसा
उसके अंदर क्या है, उड़िया आपको आना चाहिए, तब जाकर आप इस जगह में फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका 92% से नीचे है तो आप अप्लाई कीजिए। अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है, आप ट्रांसफर होकर, आप कुछ दिनों के बाद ट्रांसफर होकर आप रिटर्न आ जाइए अपने क्षेत्र में, ठीक है ना, तो ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आपको ये जो जोन है ये 92% के नीचे वाला जोन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 93% से 95% तक किसी को नंबर मिले तो आप तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी करना नहीं है आपको। क्यों नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर करेंगे 92% के अंदर। अच्छा, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में। इसका जो कटअप जाता है ना वो 95 के नीचे नीचे तक चला जाता है, 93, 95, ठीक है ना, इसके आसपास में इसका क्या होता है, कटअप जाता है, आप शॉर्टलिस्टेड हो सकते हैं, ठीक है ना, आप अगर इसके अंदर अप्लाई करें तो। स्टेट अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी हिंदी भाषा चलता है, एमपी में भी हिंदी है, राजस्थान में भी राजस्थानी होगा लेकिन हिंदी चलता है, छत्तीसगढ़ में लिखा हुआ है जो लिस्ट में है वो आप उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद अगर आपका देखो ये येलो जोन में आ गया, ठीक है ना, सेफ जोन से थोड़ा सा ऊपर आ गया, क्या है, 96, 98। अगर आपका 96, 98 में है तो आप इस जगह में अप्लाई कीजिए, अदरवाइज करने का जरूरत नहीं है, आप नीचे चले जाइए, यानी इस जगह में। इसमें अगर आपका बिहार में, दिल्ली में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में अगर आपका 96% से लेकर 98% तक है तब जाकर आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज इसके अंदर अप्लाई ना करके आप थोड़ा सा नीचे चले जाइए। मेरा सजेशन जो रहेगा, अगर आपका 96 से 98 नहीं है तो आप इस जगह में अप्लाई ना करके थोड़ा सा नीचे चले जाइए, यहाँ पर मैं भी आपका शॉर्टलिस्ट हो जाए, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, येलो जोन में है, ठीक है ना। वो डेंजर जोन में तो बाबा ये है 99 और 100% जिसको नंबर मिला है 10th में, वो क्या करें, हरियाणा और पंजाब में अप्लाई करें, तब जाकर इनका सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो डेंजर जोन में अपना क्या है, हरियाणा और पंजाब है, ठीक है ना। ये एज पर मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है ये है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कहाँ से इसको अप्लाई करते हैं। अब कहाँ से अप्लाई करेंगे ये क्या कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजिएगा। और वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं 100% आप इसको लिख कर भेजिए, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।